रामपुर गांव में जब सूरज निकलता था तो उसकी पहली किरण रामू की कच्ची छत पर पड़ती थी। रामू ऐसा इंसान था जिसे घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी। चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में घुली मिट्टी की सोंधी खुशबू ही उसे बता देती थी कि काम पर निकलने का समय हो गया है। रामू पिछले 30 सालों से ठाकुर सज्जन सिंह के खेतों में काम कर रहा था। वह खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि पूजा का स्थान था। हर साल वह वहां अनाज उगाता और हर साल उसकी मेहनत से ठाकुर की तिजोरी भरती। बदले में रामू को थोड़ा सा अनाज और कुछ पैसे मिलते जिनसे उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटा अर्जुन का गुजारा चलता था। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने 2 बैलों हीरा और मोती को लेकर खेत पहुंचा। देखना हीरा, इस बार फसल इतनी अच्छी होगी कि ठाकुर साहब खुश होकर अर्जुन की कॉलेज की फीस के लिए कुछ मदद जरूर करेंगे। तभी लक्ष्मी घर से रोटी और प्याज लेकर आई। उसने देखा कि रामू खेत के कोने में बैठा कुछ सोच रहा है। क्या हुआ जी? आज बड़े गहरे ख्यालों में डूबे हुए हो। रामू मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं लक्ष्मी, बस सोच रहा था कि अर्जुन को शहर भेजकर बड़ा डॉक्टर बनाऊं। हमारी किस्मत तो इस मिट्टी में मिल गई, पर उसकी किस्मत चमकनी चाहिए। दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुकून की आखिरी रोटी थी। शाम को जब सूरज ढल रहा था तभी एक बड़ी गाड़ी धूल उड़ाते हुए खेत के पास आकर रुकी। गाड़ी से ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा दिग्विजय उतरा। वह शहर से पढ़ लिख कर आया था और उसकी आंखों में किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। राम राम ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? रामू, अगले महीने से यहाँ हल चलाना बंद कर दो। मैंने ये जमीन एक होटल बनाने वाली कंपनी को लीज पर दे दी है। यहाँ अब गेहूं नहीं, स्विमिंग पूल बनेगा। पर मालिक, ये क्या कह रहे हैं? अभी तो बीज डाले हैं, 2 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। अगर यहाँ होटल बन गया तो हम कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारा मसला है। ठाकुर परिवार ने तुम्हारा बहुत बोझ उठा लिया। अब हमें मुनाफा चाहिए। परसों तक खेत खाली कर दो। और हाँ, पुराना हिसाब भूल जाओ कि पिछली साल की खाद के पैसे भी तुमने अभी तक नहीं चुकाए हैं। उस रात जब रामू घर लौटा तो उसके कदम भारी हो चुके थे। लक्ष्मी ने जब यह सुना तो उसके हाथ से थाली गिर गई। हमें निकाल दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? ठाकुर साहब तो आपके बाप दादा के जमाने से हमें जानते हैं। रामू कुछ नहीं बोला। वह आंगन में बैठकर आसमान के तारों को देखता रहा। उसने पूरी जिंदगी इस मिट्टी को दे दी थी और आज वही मिट्टी उसके पैरों के नीचे से खींच ली गई थी। अगली सुबह जब खेत में बुलडोजर पहुंचे तो रामू ने देखा कि उसकी मेहनत से उगी हरी भरी फसल मिट्टी में मिल चुकी थी। वह चीखना चाहता था, रोना चाहता था, पर उसके पास कोई अधिकार नहीं था। वह एक किसान था, लेकिन आज उसके पास न हल था, न जमीन और न ही कोई उम्मीद। खेत छूटने के बाद के दिन रामू के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। हर सुबह जब वह उठता था तो उसे याद आ जाता कि अब वह खेत उसका नहीं रहा। ठाकुर के लठैतों ने साफ कह दिया था कि अगर वह दोबारा खेत के आसपास भी दिखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब रामू अपने ही गांव की गलियों में एक हारा हुआ इंसान बनकर भटकने लगा। रामू ने सोचा कि वह गांव के बाकी जमींदारों से काम मांगेगा। सबसे पहले वह अपने बचपन के दोस्त शंभू महतो के पास गया। शंभू भाई, ठाकुर ने मुझे निकाल दिया। क्या तुम्हारे खेत में कोई काम मिल जाएगा? मैं मिट्टी खोदने से लेकर बीज बोने तक सब कर लूंगा भाई। रामू, मैं तुझे काम तो दे दूं, लेकिन तू ठाकुर सज्जन सिंह का रौब जानता है। उसने पूरे गांव में कहलवा दिया है कि जो भी तुझे काम देगा उसे उसकी दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। माफ कर दे भाई। रामू का दिल बैठ गया। वह एक एक करके हर दरवाजे पर गया। किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला तो किसी ने बहाना बना दिया। जो किसान कभी दूसरों को अनाज बांटता था, आज वही एक दिन की मजदूरी के लिए तरस रहा था। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी खत्म होने को था। लक्ष्मी अपने गहने पहले ही अर्जुन की बीमारी में बेच चुकी थी। अब घर में बस कुछ मिट्टी के बर्तन और पुरानी यादें बची थीं। एक दिन अर्जुन स्कूल से लौटा।
तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ बेटा? आज इतने उदास क्यों हो? माँ, मास्टर जी ने कहा है कि अगर अगले महीने तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। और गांव के बच्चे कह रहे हैं कि हम अब गरीब हो गए हैं। बाहर बैठा रामू यह सब सुन रहा था। उसके भीतर जैसे आग जल उठी। वह मिट्टी से जुड़ा जरूर था, लेकिन अपने बेटे का भविष्य मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता था। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब रामू को अपने प्यारे बैलों, हीरा और मोती को बेचना पड़ा। वे सिर्फ जानवर नहीं थे, रामू के साथी थे, उसके अपने थे। उन्होंने हर धूप और बारिश में उसका साथ दिया था। इन्हें मारना मत, ये बहुत समझदार हैं। बस प्यार और चारा देना। उन बैलों को बेचकर जो पैसे मिले, उनसे रामू ने कुछ कर्ज चुकाया और बाकी पैसे सफर के लिए रख लिए। उस रात घर में सन्नाटा था। चूल्हा नहीं जला था क्योंकि किसी को भूख नहीं थी। रामू ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, इस गांव ने हमें ठुकरा दिया है। यहां रहकर हम सिर्फ भूखे मरेंगे। मैंने सुना है शहर में बहुत काम है। वहां कोई हमें नहीं जानता, लेकिन कम से कम काम तो मिलेगा। पर शहर? हमने तो कभी गांव की सीमा भी नहीं छोड़ी। वहां सब कुछ अलग होगा। मिट्टी हर जगह एक जैसी होती है लक्ष्मी, बस उसका रूप बदल जाता है। अगर यहाँ किसान बनकर नहीं जी सकते तो शहर में मजदूर बनकर सही, पर अर्जुन को पढ़ाएंगे जरूर। अगली सुबह ही रामू ने अपना पुराना झोला उठाया। उसमें कुछ कपड़े, लक्ष्मी का एक पुराना कंबल और एक छोटी सी डिब्बी में अपने खेत की मिट्टी रखी। ये क्यों? ये मुझे याद दिलाएगी कि मैं कौन हूं। यही मेरी जड़ है। तीनों गांव की पगडंडी पर चल पड़े। जब वे खेत के पास से गुजरे तो वहां बड़े बड़े बुलडोजर खड़े थे। जहां कभी हरियाली थी, अब सिर्फ धूल और पत्थर थे। रामू ने एक आखिरी बार उस जमीन को देखा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी का पसीना बहाया था। थोड़े समय बाद वो तीनों स्टेशन पहुंच गए थे। ट्रेन की सीटी बजी। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने पीछे छोड़ दिया था अपना घर, अपनी पहचान और अपनी मिट्टी। ट्रेन चल पड़ी। रामपुर पीछे छूट रहा था और सामने थी शहर की वो अनजान दुनिया जहां रामू को अपनी किस्मत फिर से लिखनी थी। जब ट्रेन शहर के बड़े स्टेशन पर रुकी तो रामू का दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। चारों तरफ भीड़ थी। जी, ये कैसा ठिकाना है? यहाँ तो लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं। ये शहर है लक्ष्मी, यहाँ रुकने का मतलब है पीछे छूट जाना। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी होटल या धर्मशाला में रुक सके। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि धुएं और कचरे की बदबू है। किसी जान पहचान वाले ने बताया था कि पास में एक बस्ती है जहां सस्ता ठिकाना मिल सकता है। तीनों उस बस्ती में पहुंचे। एक छोटा सा कमरा मिला, इतना छोटा कि रामू के खेत का एक कोना भी उससे बड़ा था। छत टिन की थी और दीवारें बस नाम की। इसका किराया 2000 रुपये महीना होगा। इतने में तो गांव में पूरा घर मिल जाता है साहब। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पहली रात उसी तंग कमरे में बिताई जहां बाहर नालियों की बदबू और भीड़ का शोर था। अगली सुबह रामू काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे भरोसा था कि उसकी मेहनत उसे काम दिला देगी। वह एक फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। साहब, काम मिलेगा? मैं खेती जानता हूं, हल चला सकता हूं, बोझ उठा सकता हूं। गार्ड ने उसे देखा और बोला, यहाँ खेत नहीं है चाचा। मशीन चलानी आती है, कंप्यूटर चलाना आता है। नहीं तो आगे बढ़ो। रामू चुपचाप आगे बढ़ गया। पूरे दिन वह शहर की सड़कों पर भटकता रहा। हर बड़ी इमारत के दरवाजे उसके लिए बंद थे। शहर को हुनर चाहिए था और रामू का हुनर सिर्फ मिट्टी से जुड़ा था। शाम होते होते रामू की हिम्मत टूटने लगी। तभी उसने देखा कि एक जगह सड़क बन रही है। लोग पत्थर तोड़ रहे थे, सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। रामू ने ठेकेदार के सामने हाथ जोड़ दिए। साहब, मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। जो काम हो दे दीजिए। एक बोरी तीसरी मंजिल तक ले जाने के 5 रुपये मिलेंगे। करोगे? रामू ने कभी इतना भारी बोझ नहीं उठाया था, फिर भी
उसने हाँ कह दिया। धूप में तपते हुए मिट्टी का बेटा अब सीमेंट और पत्थर का बोझ ढो रहा था। शाम तक उसने 100 रुपए कमाए। रात को जब वह थक कर लेटा तो गांव को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, तेरी बहुत याद आती है। वहां मैं तेरा राजा था और यहां मैं एक मजदूर बन गया हूं। लक्ष्मी उसके पास बैठी और उसके पैरों में तेल लगाने लगी। हिम्मत मत हारिए। हमारा अर्जुन पढ़ रहा है, वही हमारी जीत है। कोने में बैठा अर्जुन छोटी सी लालटेन की रोशनी में अपनी पुरानी किताबें देख रहा था। उसने अपने पिता की हालत देखी और मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। शहर ने रामू को ठुकराया नहीं था, पर उसे अपनाया भी नहीं था। वह बस इस भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक किसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी मिट्टी से जुड़ी समझ और हिम्मत में होती है। शहर में आए हुए 2 महीने बीत चुके थे। रामू की जिंदगी अब सीमेंट की बोरियां और ढोने और चौराहे पर मजदूरी करने तक सीमित हो गई थी। उसका शरीर पहले से कमजोर हो गया था, लेकिन कहते हैं किसान भले ही मिट्टी से दूर हो जाए, पर मिट्टी कभी किसान को नहीं भूलती। एक दिन रामू एक बड़े से बंगले के बाहर बैठा आराम कर रहा था। वह बंगला शहर के एक रिटायर्ड अफसर मिस्टर खन्ना का था। रामू की नजर जैसे ही उस बंगले के बगीचे पर पड़ी, वह चौंक गया। बगीचा पूरी तरह उजड़ा हुआ था, सूखी घास, मुरझाए फूल और सख्त बेजान मिट्टी। रामू से रहा नहीं गया। उसने गेट पर खड़े गार्ड से पूछा, भैया, इतना सुंदर बगीचा ऐसे क्यों मर रहा है? गार्ड ने झुंझलाकर कहा, यहां कोई माली टिकता ही नहीं। सब ऊपर ऊपर से पानी डालकर पैसे लेकर चले जाते हैं। साहब भी अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। रामू ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं साहब से मिल सकता हूं? मैं इस बगीचे को फिर से जिंदा कर सकता हूं। पहले तो गार्ड ने मना किया, लेकिन तभी मिस्टर खन्ना खुद बाहर आ गए। उन्होंने देखा एक गरीब फटे कपड़ों में आदमी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तुम माली हो? नहीं साहब, मैं किसान हूं। मिट्टी की नब्ज पहचानता हूं। आपका बगीचा सूखा नहीं है, ये घुट रहा है, इसे सांस लेने की जरूरत है। मिस्टर खन्ना उसकी बातों से प्रभावित हुए। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूं। अगर कुछ फर्क दिखा तो तुम्हें काम मिल जाएगा। रामू ने उसी पल से काम शुरू कर दिया। उसने मजदूरी छोड़ दी और पूरी लगन से बगीचे में जुट गया। 3 दिन तक वह सिर्फ मिट्टी की खुदाई करता रहा, उसे ढीला करता, उसे सांस लेने देता। उसने सूखी पत्तियों और कचरे से देसी खाद बनानी शुरू की। लक्ष्मी और अर्जुन भी उसके साथ जुड़ गए। अर्जुन स्कूल के बाद पानी देता और रामू हर पौधे से ऐसे बात करता जैसे वो उसके अपने हों। वह फिर से वही महसूस कर रहा था जो कभी अपने गांव के खेतों में करता था। 5वें दिन सूखी चमेली की बेल पर एक छोटी सी कली खिली। मिस्टर खन्ना ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। 1 हफ्ते के अंदर बगीचा पूरी तरह बदल चुका था। गुलाब फिर से खिलने लगे थे, घास नरम हो गई थी और हवा में एक नई खुशबू थी। मिस्टर खन्ना ने रामू को बुलाया। रामू, तुमने कमाल कर दिया। जो काम बड़े बड़े डिग्री वाले माली नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। आज से तुम इस बगीचे के स्थायी रखवाले हो और तुम्हारे रहने के लिए मैं पीछे वाला क्वार्टर भी दे रहा हूं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनके पैर छू लिए। साहब, आपने मुझे काम नहीं, मेरी इज्जत वापस दी है। उस दिन रामू घर लौटा तो खाली हाथ नहीं था। वह अर्जुन के लिए नई स्कूल ड्रेस और लक्ष्मी के लिए एक साड़ी लेकर आया था। पिताजी, क्या अब हमें फिर मजदूरी करनी पड़ेगी? नहीं बेटा, अब हम मिट्टी की सेवा करेंगे। और याद रखना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। अब रामू को समझ आने लगा था कि उसका असली खजाना क्या है। उसका किसानी ज्ञान। शहर के लोग अब शुद्ध और ऑर्गेनिक चीजों के लिए तरस रहे थे और रामू के पास वो ज्ञान था जो किसी किताब में नहीं मिलता। यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में यही मिट्टी रामू की किस्मत बदलने वाली थी। बंगले के क्वार्टर में रहने से रामू और उसके परिवार की जिंदगी में थोड़ा सुकून तो आ गया था, लेकिन रामू का किसान दिल अब भी बेचैन रहता था।
उसे सिर्फ फूलों की खूबसूरती नहीं, बल्कि अनाज और सब्जियों की हरियाली देखने की चाह थी। उसे अपना वो पुराना खेत याद आता, जहां से वह ताजे टमाटर और मिर्च तोड़कर लाया करता था। एक सुबह मिस्टर खन्ना अपनी छत पर टहल रहे थे। रामू वहां पौधों में पानी देने गया तो उसने देखा कि छत का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है। वहां तेज धूप आती थी, जो सब्जियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? ये इतनी बड़ी छत खाली है, यहाँ हम खेती क्यों नहीं करते? रामू, ये सीमेंट की छत है, मेरा खेत नहीं। यहां मिट्टी कहां से आएगी और इतना बोझ छत कैसे सह पाएगी? साहब, हमें जमीन की जरूरत नहीं है। हम गमलों और लकड़ी के बक्सों में खेती करेंगे। मैंने शहर में देखा है, लोग डब्बा खेती करते हैं। बस आप मुझे थोड़ा खर्च करने की इजाजत दे दीजिए, मैं आपको घर की शुद्ध सब्जियां खिलाऊंगा। मिस्टर खन्ना को यह बात दिलचस्प लगी और उन्होंने हाँ कर दी। रामू ने पुराने प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टियां और लकड़ी के क्रेट इकट्ठा किए। उसने मिट्टी, नारियल का बुरादा और अपनी बनाई हुई देसी खाद मिलाकर एक खास मिश्रण तैयार किया। फिर उसने टमाटर, बैंगन, पालक, धनिया और हरी मिर्च के बीज बो दिए। उधर अर्जुन ने अपने स्कूल के दोस्तों से पूछा कि शहर में लोग ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में क्या सोचते हैं। उसे पता चला कि लोग बिना केमिकल वाली सब्जियों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। अर्जुन ने उत्साह से अपने पिता से कहा, पिताजी, आप जो कर रहे हैं वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है। 3 हफ्तों में ही छत पर पालक की हरी चादर बिछ गई। 1 महीने में टमाटर लाल होने लगे। जब पहली बार उन सब्जियों से खाना बना तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रामू, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट मेथी और टमाटर कभी नहीं खाए। जब उनके पड़ोसी, जो बड़े व्यापारी और अधिकारी थे, खाने पर आए तो उन्होंने हैरानी से पूछा, खन्ना जी, ये सब्जियां कहां से मंगवाई हैं? इतनी ताजा और स्वादिष्ट। मिस्टर खन्ना ने गर्व से छत की ओर इशारा किया। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में यह बात फैल गई। हर कोई रामू से मिलने आने लगा। लोग छत पर जाते और हैरान रह जाते कि कैसे एक किसान ने सीमेंट के जंगल में छोटा सा खेत बना दिया। अब रामू सिर्फ एक माली नहीं रहा। पड़ोस के मिस्टर कपूर आए और बोले, रामू, क्या तुम मेरी छत पर भी ऐसा ही गार्डन बना सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे दूंगा। फिर मिसेस शर्मा आई, फिर कोई और। रामू को समझ आ गया कि शहर के लोग मिट्टी और हरियाली के लिए तरस रहे हैं। उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और अपने गांव से उन दोस्तों को बुलाया जो शहर में बेरोजगार थे। उसने उन्हें सिखाया कि किचन गार्डनिंग कैसे की जाती है। अब रामू एक मैनेजर की तरह काम करने लगा। वह हर घर से मिट्टी, पौधों और देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके पिता का काम तेजी से बढ़ रहा है। उसने अपने मोबाइल से एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें रामू टमाटर तोड़ रहा था और पूरा बगीचा दिखा रहा था। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और लिखा, रामू काका, अपने घर को खेत बनाइए। अगली सुबह तक वीडियो वायरल हो गया। शहर के बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट से फोन आने लगे। उन्हें ऑर्गेनिक हर्ब्स चाहिए थे। रामू, जो कभी 5 रुपए की बोरी ढोता था, अब एक दिन में हजारों रुपए कमाने लगा। लेकिन उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उसका असली सपना था अपनी वो मिट्टी वापस पाना जहां से उसे कभी बेदखल कर दिया गया था। रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। शहर के लोग उसे अब सिर्फ रामू नहीं, बल्कि रामू काका द ग्रीन किंग के नाम से जानते थे। उसने एक छोटी सी टीम बनाई थी जिसमें ज्यादातर वही लोग थे जो उसके गांव से शहर मजदूरी करने आए थे। रामू ने उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि उन्हें अर्बन फार्मिंग का हुनर भी सिखाया। अर्जुन ने अब बिजनेस की बागडोर संभाल ली थी। उसने एक मोबाइल ऐप बनवाई जहां लोग ताजी सब्जियां, ऑर्गेनिक खाद और टेरेस गार्डन सेटअप का ऑर्डर दे सकते थे। अब रामू किसी एक बंगले तक सीमित नहीं था। वह बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस
और होटलों में वर्टिकल गार्डन लगवाने लगा था। लक्ष्मी अब एक बड़े घर की मालकिन थी, लेकिन उसकी सादगी वैसी ही थी। वह आज भी रामू के साथ मिलकर रसोई में गांव जैसा स्वाद बनाती थी। फिर भी इन सब के बीच रामू की आंखों में कभी कभी एक अजीब सी खामोशी छा जाती जब वह अपनी उस पुरानी मिट्टी की डिब्बी को देखता। एक शाम लक्ष्मी ने पूछा, जी, सब कुछ तो है हमारे पास, फिर आप आज भी उस पुरानी मिट्टी को लेकर क्यों बैठे रहते हैं? लक्ष्मी, ये शहर हमें पैसा और इज्जत दे सकता है, पर सुकून तो वहीं मिलेगा जहां हमारी जड़ें हैं। वो खेत आज भी मेरी यादों में लहराता है। एक दिन रामू के पास उसके गांव का पुराना साथी शंभू पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब थी, फटे कपड़े और उतरा हुआ चेहरा। शंभू भाई, तुम यहाँ, सब ठीक तो है रामपुर में? रामू, सब खत्म हो गया। वो फैक्ट्री जिसका सपना दिग्विजय ने दिखाया था कभी पूरी ही नहीं हुई। कंपनी बीच में ही भाग गई। जमीन पर कानूनी झगड़े हो गए। अब वहां न खेती होती है न फैक्ट्री। जमीन पूरी तरह बंजर हो गई है। ठाकुर सज्जन सिंह कर्ज में डूब गए हैं और गांव के लोग भूखे मर रहे हैं। रामू ये सुनकर स्तब्ध रह गया। रामू की आंखों में अचानक एक चमक आई। उसे लगा यही वो पल है जिसके लिए किस्मत ने उसे शहर भेजा था। उसने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा, तैयारी करो, हमें रामपुर जाना है। पिताजी, वहाँ क्या करेंगे? हमारा काम तो यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। बेटा, हमने शहर को हरा भरा बनाना सीख लिया है। अब वक्त है अपनी उजड़ी हुई मिट्टी को फिर से जिंदा करने का। हम वहां सिर्फ खेती नहीं करेंगे, हम वहां एक मिसाल खड़ी करेंगे। अगली सुबह रामू अपनी गाड़ी में बैठकर रामपुर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव की सीमा में पहुंचा, दृश्य दिल तोड़ने वाला था। हर तरफ धूल, सूखी जमीन और वीरानी। वह सीधे ठाकुर सज्जन सिंह की हवेली पहुंचा। हवेली की दीवारें टूटने लगी थीं और जो रोशनदान कभी चमकते थे अब धुंधले पड़ चुके थे। ठाकुर साहब आंगन में एक पुरानी कुर्सी पर बैठे थे। रामू ने उनके पास जाकर उनके पैर छुए। कौन? रामू, तुम यहां? जी मालिक, सुना है आपको कुछ मुश्किलें हैं। ठाकुर ने सिर झुका लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की रामू। शहर की चमक में मैंने मिट्टी की कीमत भूल गया। आज मेरे पास ना इज्जत है ना सुकून। रामू ने एक बैग उनके सामने रखते हुए कहा, मालिक, इसमें उतना पैसा है जिससे आपका कर्ज उतर जाएगा। मैं वो खेत खरीदना चाहता हूं। इतना पैसा? रामू, तुमने ये सब कैसे किया? मालिक, ये सब उसी मिट्टी का दिया हुआ है जिसे आपने बंजर समझकर छोड़ दिया था। बस मैंने उसे शहर में पहचान दिलाई और अब उसे उसके असली घर गांव वापस लाने आया हूं। रामू ने वह जमीन वापस खरीद ली थी, लेकिन यह कोई मामूली सौदा नहीं था। वह जमीन अब वैसी नहीं रही थी जैसी रामू छोड़कर गया था। अधूरी पड़ी फैक्ट्री के ढांचे, बिखरे हुए सरिये और सीमेंट ने मिट्टी का दम घोंट दिया था। गांव के लोग कह रहे थे, रामू, तू पागल हो गया है। इस पत्थर जैसी जमीन पर अब घास भी नहीं उगेगी। अनाज तो बहुत दूर की बात है। लेकिन रामू के पास शहर का अनुभव था और अर्जुन का नया नजरिया। रामू ने सबसे पहले गांव के उन किसानों को इकट्ठा किया जो शहर में मजदूरी कर रहे थे। उसने कहा, भाइयों, ये जमीन बीमार है, मरी नहीं है। हमें मिलकर इसका इलाज करना होगा। अगले 2 महीनों तक रामू और उसकी टीम ने जमीन से एक एक पत्थर और सीमेंट का टुकड़ा हटाया। अर्जुन ने सॉइल टेस्टिंग करवाई और पता लगाया कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है। रामू ने अपना पुराना तरीका अपनाया, देसी खाद और क्रॉप रोटेशन। उसने वहां बूंद बूंद सिंचाई का सिस्टम लगाया ताकि पानी की बचत हो सके। गांव वाले हैरान थे कि एक किसान अब तकनीक के साथ इतना समझदारी से काम कर रहा है। वसंत का मौसम आया और रामपुर ने वो नजारा देखा जो बरसों से गायब था। बंजर पड़ी जमीन अब धीरे धीरे हरी होने लगी। जब पहली बार गेहूं और सरसों की फसल लहराई तो गांव के बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन दोपहर में जब रामू खेत के बीच खड़ा था,
ठाकुर सज्जन सिंह और उनका बेटा दिग्विजय वहां आए। दिग्विजय की पुरानी अकड़ अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रामू, मैं हैरान हूं। मैंने इस जमीन को फैक्ट्री के लिए बेच दिया क्योंकि मुझे लगा ये बोझ है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि ये तो असली सोना है। छोटे मालिक, जमीन कभी बोझ नहीं होती। हमने इसे प्रॉपर्टी समझा, इसलिए ये बंजर हो गई। मैंने इसे मां समझा, इसलिए ये फिर से सोना उगलने लगी। रामू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुम्हें हमेशा एक नौकर समझा, लेकिन आज तुम इस गांव के असली मालिक हो। रामू ने वहां रामपुर ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव की शुरुआत की। उसने हर किसान को उसकी मेहनत के अनुसार हिस्सा देना शुरू किया। अब रामपुर की सब्जियां और अनाज सीधे शहर के बड़े बड़े होटलों तक पहुंचने लगे। बीच में कोई दलाल नहीं था। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी खोला, जहां वह युवाओं को मॉडर्न एग्रीकल्चर और डिजिटल मार्केटिंग सिखाने लगा। अब रामपुर के बच्चों को नौकरी के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं थी। आज रामपुर की हवा में फिर वही पुरानी सोंधी खुशबू है। रामू काका आज भी अपनी पुरानी धोती पहनते हैं और उनके पास हीरा मोती जैसे नए बैलों की जोड़ी है। लेकिन अब वो किसी के बटाईदार नहीं है, बल्कि अपने भाग्य के खुद मालिक हैं। एक शाम सूरज ढलते समय रामू अपने खेत के कोने में बैठा। उसने अपनी पुरानी मिट्टी की डिब्बी निकाली और उस मिट्टी को फिर से उसी खेत में मिला दिया। इंसान को चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हुनर और मेहनत साथ हो, तो पत्थर से भी हरियाली निकाली जा सकती है।